गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने अकाउंटिंग पेपर से शुरू किया था। वी स्टडीड व्हाट इज अकाउंटिंग, राइट। वी हैड come to know what is the need for accounting, for whom we do accounting, right? It is the users. They need accounting informations as in profits, financial position, and accordingly they will take decisions whether they want to continue the business relationship with this particular organization or not, right? Then मैंने पूरा accounting process आपको दिखाया था, जहां पर हमने बात की कि पहले हम लोग business ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, एसेट्स, रिसोर्सेस, उसको अपन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, रिसीविंग एंड गिविंग एस्पेक्ट। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दैट, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। सो रिसीविंग एस्पेक्ट प्लस, गिविंग एस्पेक्ट माइनस, रिसीविंग एस्पेक्ट डेबिट, गिविंग एस्पेक्ट क्रेडिट। मैंने आपको रिलेशन भी दिखाया था। देन जितनी भी आइटम्स हैं उसका हम लोग इंडिविजुअल बैलेंस निकालेंगे, तो एक्सपेंस एंड इनकम का पूरे साल का टोटल बैलेंस ही आएगा, और एसेट लायबिलिटी में प्लस माइनस होता है तो उसका एज ऑन बैलेंस आएगा, राइट। देन अपने ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस का डुअल पर्पस होता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, एंड इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। उसके बाद अपन पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। खाली पीएल एंड बैलेंस शीट ही नहीं, और भी बहुत सारा चीज बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन बनाते हैं, रेशियोज निकालते हैं, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा एंड देन कम्युनिकेट किया जाएगा, फाइनल स्टेप। फिर हमने बात की थी अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज एंड अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस। जब भी अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे, सो देयर आर ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, बिलीव्स, जिसको अपने को फॉलो करना है व्हेन वी आर ड्राफ्टिंग अकाउंट्स, राइट। तो फ्यू ऑफ देम वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। जैसे कुछ कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको। मैंने आपको यह भी बताया था अकाउंटिंग वर्क्स विद इन अ फ्रेमवर्क। राइट, अकाउंटिंग वर्क्स विद इन अ फ्रेमवर्क। सो जैसे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब आप परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, जब आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट मींस इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम कितने दिन का, एक्सपेंस कितने दिन का, तो इनकम 12 महीने का, एक्सपेंस 12 महीने का, राइट। 12 मंथ्स परफॉर्मेंस वी आर मेजरिंग। सेपरेट एंटिटी, जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जा रहा है ओनर द्वारा into the business, that is regarded as liability, because as far as accounting is concerned, shareholder and company is separate, proprietor and business is separate. लेकिन जब इनकम टैक्स की बात आएगी, कानून के नजर में एक्चुएटर का मालिक मैं हूं, एक्चुएटर टैक्स नहीं देगा, अंकित पटवारी टैक्स भरेगा। लेकिन अगर मैं इसको एक्चुएटर्स प्राइवेट लिमिटेड कर दूं तो एक्चुएटर का टैक्स एक्चुएटर देगा, अंकित प्रवीण नहीं देगा। समझ में आ रही है बात। देन हमने बात की थी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की। मैंने आपको बताया था 17 अराउंड 17 to 20 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। देश विदेश में आपको डिफरेंट सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। इंडिया का अपना है, यूएस का अपना है, सारी कंट्रीज का अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जो कंट्री समर्थ नहीं है, राइट, अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, तो वो कंट्री इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा बनाई गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं, जिसको अपन IFRS बोलते हैं। इट्स अ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडिया के पास में दो ऑप्शन है, या तो वो अपना फॉलो करे, बनाए खुद का, नहीं तो IFRS को गोद ले ले। कुछ कुछ कंट्रीज IFRS के साथ हाथ मिलाकर
एक नया एएस बनाई है जिसको अपने बोलते कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कन्वर्ज्ड, जैसे हमारे इंडिया में इंड एएस है। तो अभी मैं आपको सारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, प्रिंसिपल्स, रूल्स, असम्पशंस, थॉट्स, आइडियाज। अकाउंटिंग करते वक्त अपन को यह सब चीज ध्यान में रखना है। लोग अपना अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, असम्पशंस लेने लगे। इसीलिए एक अकाउंटिंग प्रोफेशन, हर कंट्री में अकाउंट्स प्रोफेशन को कैरी आउट करने के लिए एक संस्था है। जैसे हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, यूएस में AICPA है, यूके में ACCA है, राइट। दीज आर दी बॉडीज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट टू कैरी आउट अकाउंटिंग प्रोफेशन। तो इनको जिम्मेदारी दी गई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाई है। इन सारे रूल्स रेगुलेशंस को स्टैंडर्डाइज करिए, राइट। मैं अपना अजम्पशन लेके अकाउंटिंग बंद करने लगा, कोई अपना अजम्पशन ले रहा है, कोई कुछ अज्यूम कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। तो हर कंट्री में एक संस्था होती है जिसका काम ही होता है अकाउंटिंग प्रोफेशन को। क्या, जैसे ओल्ड एज होम, इनका काम क्या है? ये संस्था है जो कि ओल्ड लोगों को होम प्रोवाइड करती है। हेल्पेज इंडिया, ऐसी काफी सारी संस्था है। तो हर संस्था का एक मोटिव होता है। वैसे हमारा ICAI का मोटिव है टू कैरी आउट अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया। इसको जिम्मेदारी दी गई, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाइए, स्टैंडर्डाइजेशन लाइए। तो ये सारा सेट ऑफ रूल्स प्रेस्क्राइब कर देता है। अब ये खुद नहीं करता, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी बनाया, सेटिंग बॉडी बनाया, उस बॉडी द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल, असम्पशंस है, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। अब आप किसी भी कंट्री का अकाउंटिंग करेंगे तो वहां का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना रहेगा। तो उसमें आप इन्हीं सब चीज को पाइएगा। इसलिए मैंने आपको लास्ट से बताया था, आप किसी भी कंट्री का अकाउंटिंग कर सकते हैं। कंट्री या खुद अपना बना ले या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी द्वारा स्थापित IFRS को अडॉप्ट कर ले। या तो मैं अपना बनाऊंगा, मेरा अपना नहीं है तो मैं क्या करूं? IFRS को गोद ले लो। लेकिन समस्या क्या है, हमारी कुछ कुछ कंपनी फॉरेन में भी काम कर रही है, जिनके ब्रांचेस फॉरेन में हैं। आज मान लो मेरा कंपनी है, मैंने एक ब्रांच लंदन में बनाया, मैं तो इंडियन कंपनी हूं। मेरा ब्रांच अगर फॉरेन में है तो उस ब्रांच का जो भी परफॉर्मेंस है उसको मेरे को क्लब करना है अपने इंडियन वाले से, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाया। शेयर होल्डर हर कंपनी का यूनिट में पैसा नहीं लगाता है। शेयर होल्डर ने पैसा एक्चुएटर में पैसा लगाया है। अब एक्चुएटर यहां भी धंधा कर रहा है, एक्चुएटर ने ब्रांच खोल लिया 10-12, शेयर होल्डर सबका मालिक है। शेयर होल्डर को एक PL बैलेंस शीट जाएगी। तो अगर मैं यहां भी धंधा कर रहा हूं, मैं फॉरेन कंट्री में भी बिजनेस कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, अगर आप अपना बना सकते तो बनाइए, अगर आपके पास अपना नहीं है तो आप IFRS को गोद ले लीजिए। लेकिन मेरी समस्या कुछ और है, मेरे पास मेरा अपना है तो मैं IFRS को गोद क्यों लूं? तो सर आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या यह है कि मेरे ऑपरेशंस यहां भी हो रहे, फॉरेन कंट्री में भी हो रही है। तो फॉरेन में जो हो रहा है टेक्निकली वहां पे IFRS लगना चाहिए। टेक्निकली IFRS लगना चाहिए और इंडियन वाले पे इंडिया वाला लगना चाहिए। तो मुश्किल वाली बात हो गई।
इसीलिए कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए हमने आईएफआरएस वालों से हाथ मिलाया और एक नया एएस निकाला जिसको कन्वर्ज्ड फॉर्म बोला जाता है. इट्स अ कन्वर्ज फॉर्म ऑफ इंडिया एस विथ आईएफआरएस, इंड एस. ये उन कंपनीज के लिए जिनकी ऑपरेशंस यहां भी है, फॉरेन में भी है. या तो आप अपना फॉलो करिए, राइट, या आप अडॉप्ट करिए. सर मेरा अपना है तो मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा, सही है, लेकिन आपकी कुछ कुछ कंपनीज विदेश में भी है, वो लोग वहां ऑपरेशंस कर रही हैं, उनका फाइनेंशियल्स आप में क्लब होगा तब जाके शेयर होल्डर को मिलेगा. तो जब उनका वहां यहां क्लब हो रहा है तो वहां वाले फिगर्स पे मैंने आईएफआरएस फॉलो किया है, यहां वाले फिगर्स पे मैंने इंडिया वाला एएस फॉलो किया है. कैसे चलेगा ऐसे? वन सेट ऑफ, भैया एक कंपनी में तो एक ही स्टैंडर्ड लागू होगा ना. तो इसलिए हमने हाथ मिलाया, हमने कन्वर्ज किया, एक नया एएस बनाया, इंड एएस. तो इस कंपनी के लिए सुविधा हो गई. अगर तुम इंडिया में काम कर रहे हो तो तुम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, लोकल वाला. लेकिन अगर तुम इंडियन कंपनी हो, तुम्हारा ब्रांच बाहर भी है, तो तुम इंड एएस फॉलो करो. ये हमने कन्वर्ज करके बनाया है, उनके साथ हाथ मिला के. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर मैं जहां पर भी काम करूं, जिस कंपनी का काम करूं, मेरे को पहले ही मालूम रहेगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है. सर मेरे को कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे दीजिए, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हुई है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बेस बनाकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किया गया है. कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन कॉन्सेप्ट्स के बाहर बात नहीं करेगा. कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं बोलेगा कि कैपिटल इज नॉट द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं बोलेगा कि पर्सनल एक्सपेंस इज बिजनेस एक्सपेंस. कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं बोलेगा कि जो चीज मॉनिटरी टर्म से मेजरेबल है नहीं है उसको भी रिकॉर्ड करो. साफ बात है. मनी मेजरमेंट क्या बोलता है? एनीथिंग विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, वही रिकॉर्ड होगा. नेम अ मेजर एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर एसेट का नाम बताओ. लैंड तो अपने रिकॉर्ड करते ही हैं. गुडविल का चलो अभी कुछ कुछ पैरामीटर्स आ गया है. ह्यूमंस, इट इज पीपल लाइक अस, दोज हु आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन with lot of integrity, honesty, skill and talent that we possess. So we humans are the main asset of the organization, but still we are not recorded in balance sheet. Whatever salary they pay us, they show in PL as expense. हम लोग मेन एसेट है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. मैं सबसे बड़ा एसेट हूं. तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज इनटू डेवलपमेंट. There are yet some parameters to come. On the basis of that, we are going to record human assets also. अभी कोई मॉनिटरी टर्म से मेजरेबल ही नहीं है. ब्रांड नेम्स, आजकल तो चलो कुछ कुछ वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स आ गए हैं गुडविल के, ब्रांड नेम्स के. जिसके नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है. मेरा ऑनेस्टी, मेरा इंटीग्रिटी, मेरा स्किल, मेरा टैलेंट, राइट. तो जो चीज मॉनिटरी टर्म से मेजरेबल है वही रिकॉर्ड हो रहा है, उसके अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है. आपको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. इट इज द बेस. अभी इसमें आपको खाली कॉन्सेप्ट बताएगा, फिर इंटर में आपको इंडिया वाला अकाउंटिंग, लोकल वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाया जाएगा, और फाइनल में आपको कन्वर्ज्ड वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाया जाएगा.
गॉट माय पॉइंट? चलिए, सो अभी हम लोग और एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट करेंगे. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. मैंने आपको क्या बोला था? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के लिए क्या बोला है? रिसीविंग एंड गिविंग एस्पेक्ट हर ट्रांजैक्शन का. रिसीविंग मतलब रिसोर्स, गिविंग मतलब सोर्स. सो कैन आई से resource is equals to source? Yes or no? This is what? Receiving aspect. This is what? Giving aspect. अच्छा, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? एसेट. सोर्स मतलब किसने दिया? यस और नो? सोर्स मतलब तो या तो ओनर जिसको अपन कैपिटल बोलते हैं, या कोई बाहर वाला जिसको अपने लाइबिलिटीज बोलेंगे. सो ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को अपन बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. इसी इक्वेशन को अपन बोलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है? अपने को मालूम है वॉट एवर वी हैव पोजेस्ड समवन हैज गिवन दैट. तो रिसोर्स इज इक्वल्स टू सोर्स. आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, रोलेक्स की घड़ी है. कहां से आया? कहां से आया? कमाया है मैंने. सोर्स है ना. भारत सरकार के लिए यह इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब वो आपके घर में रेड मारने आएगी, बहुत सारे एसेट्स निकलेंगे, ज्वेलरी निकलेगा. अगर आप उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब वो आपने ब्लैक मनी से खरीदा है. ब्लैक मनी क्या होता है? वो रुपया जिस रुपया पे आपने टैक्स नहीं भरा है. Are you getting my point? So this equation is very important. इसको बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन. जो भी हमारे पास है उसका एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए. Whatever asset we are possessing, it should have a definite source, either owner or some third party. So what I will do, I will give you equations. I will give you some transactions. You have to fit into the equation and see whether this equation is tallying or not. After every transaction, you will find that this equation is tallying. ठीक है? हर इक्वेशन के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ये मैच हो रहा है. ठीक है? मैं आपको फटाफट देता हूं. सबसे पहला, कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू बिजनेस 50,000. बोलिए सर, इक्वेशन में क्या होगा? पहला बात तो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, देयर इज अ रिसोर्स ऑफ कैश. देयर इज अ कैश रिसोर्स, हाउ मच? 50,000. Who has given that? So capital 50. देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 50-50 मैच हो गया ना. नेक्स्ट, बैंक लोन ₹50,000. मैंने एक बैंक लोन लिया है, तो बैंक लोन लेने से वापस से कैश मिलेगा.
Yes or no? So what will be your total cash now? 1 lakh. इधर में कैपिटल कितना? 50 प्लस इस बार कौन दिया पैसा? बाहर वाला. सही है ना दोस्त? I think this is absolutely okay. Purchased furniture for rupees 30,000 in cash. अब बताओ, फर्नीचर हमने बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए खरीदा है. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? व्हाट आर यू रिसीविंग? यू आर रिसीविंग फर्नीचर 30,000. व्हाट इज योर गिविंग? अब की बार किसी ने दिया नहीं है, मैंने अपना रिसोर्स यूज करके दूसरा रिसोर्स क्रिएट किया है. यूजुअली व्हाट विल हैपन व्हेन आई रिसीव समथिंग, समवन हैज गिवन, और when I receive something, I might have used my some other resource. तो रिसीव करने का जरूरी नहीं हर समय सोर्स होगा, किसी और रिसोर्स को यूज करके भी दूसरा रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं अपन. तो यहां पे क्या हुआ है? फर्नीचर मेरा 30 के, कैश 70. देखो बराबर हो रहा है ना? तो बेसिकली फंडा क्या है? ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ा, या तो ऑपोजिट साइड इंक्रीज डिक्रीज या सेम साइड इंक्रीज डिक्रीज. लॉजिक यही है ना? क्या हो रहा है? फर्नीचर है ऑलरेडी 30 के, दिस इज व्हाट? इन्वेंट्री. इसको अपन क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री बोलेंगे ना, हाँ या ना? व्हाट यू विल कॉल इट एज? दिस इज योर रिसोर्स. ये वाला रिसोर्स लॉन्ग टर्म यूज के लिए है और ये वाला रिसोर्स रीसेल करने के लिए. एनीवे इन्वेंट्री कितना आएगा? 40. कैश 70 था, 40 यूज हो गया तो 30 बचा ना. देखो मेरे पास शुरुआत में कैश रिसोर्स था 1 लाख. 30,000 I have used in furniture, 40,000 I have used in inventory.
इज इट फाइन एवरीवन? पक्का? चलो, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹25K for ₹45K ऑन क्रेडिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला बात, फर्नीचर में देयर इज नो चेंज. ठीक है, क्लियर. इन्वेंट्री 40 था, राइट. इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन में इन्वेंट्री आ गया, कैश कम हो गया. सेम साइड इंक्रीज डिक्रीज, या तो बोथ साइड इंक्रीज, बोथ साइड डिक्रीज, या सेम साइड इंक्रीज डिक्रीज, राइट. सो इन्वेंट्री 40 था, राइट. 25,000 का गुड्स मैंने बेच दिया है. सो व्हाट इज इन्वेंट्री? 15. इन्वेंट्री डिक्रीज होगा 25,000 से. गुड्स वर्थ 25, तो 40 का था, 25 का माल गया. ठीक है, ये तो चला गया. आएगा क्या? आएगा कितना? 45. 25 का आउटफ्लो हुआ. आएगा कब? बाद में आएगा, लेकिन कितना आएगा? 45 आएगा ना. तो जो बाद में आएगा वो भी तो तुम्हारे लिए रिसोर्स. ये इस रिसोर्स को अपने क्या बोलते हैं? डेटर्स, लेनदारी. क्रेडिटर हो गया देनदारी, राइट. सो हमारा एक ट्रेड रिसीवेबल 45 का बढ़ेगा. कैश हमारा एज इट इज रहेगा 30. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारा रिसोर्स का आउटफ्लो कितने का हुआ? 25. हमारा आएगा कितना? तो 25 जा रहा है, 45 आ रहा है. 25 जा रहा है, 45 आ रहा है. डोंट यू थिंक कि आपका नेट रिसोर्स इंक्रीज हुआ है? नेट रिसोर्स इंक्रीज हुआ मतलब नेट एसेट इंक्रीज हुआ है, हाँ या ना? तो नेट एसेट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है? आपके एसेट में ग्रोथ है, बढ़ोतरी है. तो जब भी आपका एसेट ग्रो करता है, क्या बोलते हैं उसको? अपने प्रॉफिट. और उस प्रॉफिट का हकदार कौन है? कैपिटल. सो आपका जो कैपिटल था वो आपका 70 हो जाएगा, राइट. इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन नेट एसेट्स, मतलब ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट, राइट. और इधर में लोन मेरा 50 का ही रहेगा. इज इट फाइन? राइट. चलिए, तो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसीव्ड 30,000 फ्रॉम डेटर्स.
क्या होगा? फर्नीचर 30 ही रहेगा, इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है 15, ट्रेड रिसीवेबल में 30 कम हो जाएगा ना, पहला लेनदारी 45 का था, अब 30,000 कम हो रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल 15 हो जाएगा डिक्रीज, और कैश 30 से बढ़ जाएगा, यस और नो? सो 30 प्लस 15, 45 प्लस 15, 60 प्लस 60, 120, और इधर में देखो कैपिटल 70, बैंक लोन 120, 120 हो गया। रीपेड बैंक लोन क्या होगा? फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, क्या होगा? कैश कम हो जाएगा, और इधर से बैंक लोन 0 हो जाएगा, बैंक लोन 0 हो गया ना, तो ये भी गिर रहा है, बोथ साइड डिक्रीजिंग, राइट? $5,000 का सैलरीज दिया है मैंने, फर्नीचर 30, इन्वेंट्री 15, ट्रेड रिसीवेबल 15, है ना? कैश कम हो गया, 5,000 हो जाएगा, 10 था 5,000 कम हो गया तो 5,000 हो गया ना, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड हो गया, प्रॉफिट तो कैपिटल में ऐड हो गया ना, यस और नो? तो प्रॉफिट अगर कैपिटल में ऐड हो गया तो कल को अगर कोई नुकसान होगा या कोई खर्चा हो तो कैपिटल से ही निकालेंगे, सो मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट ऐड होता है, एक्सपेंस लेस होता है, डेप्रीशिएशन 6,000, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस होता है, राइट? आप जब एसेट को यूज करते हो ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, राइट? जैसे 1 साल हो गया तो आज एसेट 1 साल पुराना हो गया है, राइट? एसेट क्या हुआ?
1 साल पुराना हो गया। क्लियर? एसेट क्या हुआ? 1 साल पुराना हो गया। तो एसेट की वैल्यू कम हो गई। इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, कैश में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल 6000 कम हो गया। तो 24, 15, 15, 5, राइट। तो ये हमारा पूरा ड्यूअल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट है। हर एक रिसोर्स के पीछे एक सोर्स होगा। यहीं से मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट डे बता दिया था, आई कैन डिराइव रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट इंक्रीज डेबिट, राइट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होने से डेबिट। ना अभी क्या हो रहा है? प्रॉफिट अपन ऐड कर रहे हैं, लॉस अपन लेस कर रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में हर ट्रांजैक्शन के बाद, रियल लाइफ में इज इट पॉसिबल कि हर ट्रांजैक्शन के बाद में मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊं? टेल मी, क्या पॉसिबल है दैट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊं? नॉट पॉसिबल। हर ट्रांजैक्शन के बाद इनकम स्टेटमेंट बनाना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट इनकम स्टेटमेंट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, टू कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। माल बेचा, गुड्स बेचा, प्रॉफिट हुआ, ऐड कर दिया, खर्चा हुआ, लेस कर दिया। ऐसे नहीं होता है। अपन क्या करते हैं? सारा एक्सपेंस को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, सारा इनकम को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, फिर ईयर एंड में हम लोग इनकम माइनस एक्सपेंस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दिस इज व्हाट वी डू। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे? एक्सपेंस का इंक्रीज डेबिट, कोई एक्सपेंस का रिवर्सल होगा तो क्रेडिट, इनकम इंक्रीज डेबिट, सॉरी, राइट। यही हमारा अमेरिकन अप्रोच है। तो लास्ट डे भी मैंने आपको दिखाया था, अभी मैंने आपको फिर दिखा दिया। ठीक है।